संकर शब्द, संकर शब्द क्या है ध्यान दीजिए। संकर शब्द की परिभाषा है दो भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द, दो भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? बना हुआ शब्द संकर शब्द कहलाता है ना? संकर शब्द कहलाता है। इनमें आने वाले अब शब्द हैं, जैसे आपने लिखा घड़ी साज, घड़ी साज, तो घड़ी साज है, ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, हिंदी और हिंदी के साथ अरबी, हिंदी के साथ अरबी। इसके बाद आपने शब्द पढ़ा लालटेन, क्या पढ़े? लालटेन, तो इसमें हिंदी आपने मिलाया, हिंदी के साथ अंग्रेजी, हिंदी के साथ अंग्रेजी। फिर इसके बाद आपने शब्द पढ़ा रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी में रेल आपने अंग्रेजी शब्द का नाम लिए और गाड़ी हिंदी शब्द है, क्या है? हिंदी शब्द, ठीक। फिर आपने शब्द लिया अजायब घर, क्या पढ़े? अजायब घर। अजायब घर में अजायब जो है ये अरबी भाषा में है और घर जो है यह हिंदी भाषा का शब्द है, इसको आपने जान लिया। फिर आपने शब्द लिखा परीक्षा कक्ष, परीक्षा कक्ष, तो परीक्षा कक्ष में परीक्षा हिंदी शब्द है और कक्ष क्या है? संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द है ना? तो इस तरह से ऐसे भाषाओं के जो शब्द हैं वह क्या कहलाए? संकर शब्द कहलाए, क्योंकि इनमें दो भाषाओं का समावेश मिलता है, समझ गए? और यह जो शब्द बना यह बाद में बनाया गया, लेकिन चूंकि उत्पत्ति के सिद्धांत में मिलाया गया है, इस नाते उत्पत्ति के सिद्धांत से इसको मानते हैं कि इसका पांचवा खंड ये कहलाता है, ठीक है? तो इसको तो पहचानने में नहीं समस्या होगी, थोड़ा सा शब्दांश इसके केवल आपको आना चाहिए। थानेदार एक शब्द है, किस भाषा का शब्द है? अरबी का शब्द है। तो संकर शब्द में किस किस भाषा से मिलकर बना है? हिंदी अंग्रेजी से बना है। हिंदी और फारसी से मिलकर बना है। तो ये चीजें जब आप पढ़ेंगे तभी न ज्ञान होगा आपको। अब नहीं पढ़ेंगे, कहेंगे इसका कोई ट्रिक आप नहीं बता रहे हैं, तो ये ट्रिक से नहीं हो पाएगा। इसके लिए अध्ययन आपको खुद करना पड़ेगा। हम एक तरीका आपको बता देंगे, उस तरीके पर अगर आप नहीं काम करेंगे तो उसमें आपकी गलती है। कोई भी बिंदु बताना ही है हमारा काम। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार आप पूछ लीजिए, जा करके उसको पढ़िए, उसमें कोई कमी पाई जाती है तो फिर आप आइए, फिर पूछिए, तो समझ में आता है। दूसरे खंड पर आइए। दूसरा खंड है रचना या बनावट। रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इनके आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, आपको हमने बताया था ना, 3 प्रकार के शब्द होते हैं। नंबर 1 रूढ़ शब्द। नंबर 1 रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द की परिभाषा होती है वे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो, जिनके सार्थक खंड न हो, न सार्थक उसका रूप हो, खंड न हो,
और सार्थक रूप भी न हो, सार्थक रूप भी न हो, उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्योंकि सार्थक खंड जब नहीं होगा तो सही यानी संधि विच्छेद के नियम में वो आया नहीं, तो सार्थक उसका अर्थ भी नहीं निकलेगा। ठीक ऐसे आने वाले शब्द आपके सामने हैं, जैसे आपने पढ़ा कल, नल, पढ़ते हैं ना, नाक, पानी, हाथी। विच्छेद तो मान लीजिए आप किसी न किसी रूप में गलत या सही कर लेंगे, लेकिन अभी पूछा जाएगा तो न उसका कोई रूप निकल रहा है, न उसके अलावा कोई उसका अर्थ निकल रहा। नल है तो न धन ल आप लिखे, लेकिन नल ही वह बन रहा है ना। तो ऐसे मूल खंड के शब्द को हम रूढ़ शब्द मानते हैं, बनावट या रचना के आधार पर। बात समझ में आई? दूसरा खंड है यौगिक शब्द। क्या है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द की परिभाषा होती है दो या दो से अधिक, प्रायः दो हैं, उसके अलावा आप लिख सकते हैं दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का खंड, सार्थक शब्दों का खंड और जिनका, सार्थक शब्दों का खंड हो और जिनका सार्थक अर्थ निकलता हो। खंड के साथ क्या निकलता हो? सार्थक अर्थ निकलता हो, अर्थ हो, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। आई बात समझ में? अब सार्थक खंड का शब्द इसमें, जैसे आपने लिखा देवालय, क्या लिखे? देवालय, हिमालय, विद्यालय, शिवालय, शिक्षार्थी, है ना। तो ऐसे खंड के जब शब्द आप लिखेंगे तो इनका विच्छेद सार्थक हो रहा है, जिनका सार्थक विच्छेद हो रहा है और सार्थक अर्थ निकल रहा है, वही शब्द आपके यौगिक खंड में आ गए। जैसे देवालय है तो देव धन आलय, देव माने देवता, आलय माने घर, तो देवता का घर। शिवालय, शिव धन आलय, शिव मंदिर को क्या कहा गया है? शिवालय। बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह के शब्द जहाँ जुड़ेंगे तो ऐसे कथानक के बने हुए जो शब्द होते हैं वह क्या कहलाते हैं? यौगिक शब्द। इनको हम हमेशा रचनात्मक ढंग में स्वीकार किए हैं। तो दो खंड आपने जान लिया, पहला रूढ़ और दूसरा यौगिक। कहीं कोई दिक्कत किसी को नहीं? कहीं कोई समस्या बनती हो तो बोलते रहिएगा, ठीक है ना। बोलेंगे तभी उस पर डिस्कशन न हो पाएगा, या नहीं कि संकोच करें। आप आए हैं, जानने आए हैं, तो जब बोलेंगे तो उन बातों को और डीपली आपको बता दिया जाए। क्या नहीं इसमें समझ में आया? ये शब्द हैं, ये इसी रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये शब्द हैं तो इनके सार्थक अर्थ दिखाई दे रहे हैं। ये थोड़ा सा बृहद है, इसमें इसी रूप में है कि इनका सार्थक खंड न हो, सार्थक रूप न हो। तो सार्थक रूप का मतलब कि वो सार्थक रूप ये इसी रूप में बने हुए हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं दिखाई दे रहा है, ये इसी रूप में है। कल है तो कल को कल ही न कहा जा रहा, बस यही पहचान रहे हैं, और क्या इसमें समझाना है? ये तो सबसे इजी है। इसके बाद आप चलेंगे योग रूढ़ शब्द, या योग रूढ़ शब्द का एक दूसरा नाम है समास रूढ़ शब्द। सुने हैं? जब नहीं पढ़ेंगे तो नहीं सुनेंगे, इसका मतलब लग जाता है कि किताब से कम आप लोग संबंध रखते हैं, यही सब कारण है। किताब पढ़िए तब न वह चीज़। कौन सी पुस्तक पढ़े हैं बताइए? कि पुस्तक का कोई नाम, बस एक पुस्तक उठाए,
हरदेव बाहरी जो है वो उच्च लेवल की तैयारियों के लिए है। जैसे आप मेरी बात समझिए, पीसीएस लेवल या आईएएस लेवल की तैयारी करेंगे, वहाँ आप कभी निम्न वर्गीय नहीं, मध्यम श्रेणी की जनरल किताबों को पढ़िए, सारी चीज़ें दी। हरदेव बाहरी, वासुदेव शरण अग्रवाल, पीएन पांडे की पुस्तकें डीपली जानकारी के लिए हैं। आप जानकारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं टेट है, आपको प्राथमिक जूनियर लेवल के बच्चों को पढ़ाना, उसी लेवल का क्वेश्चन आता है। आप ये बताइए इंटरमीडिएट लेवल पे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? आप पढ़े नहीं हैं, कोई पढ़ा नहीं, इस नाते अनभिज्ञ हो जाते हैं वो। सारी चीज़ें अगर आपके बेस तैयार हैं तो कहीं से दिक्कत आपको नहीं आएगी, लेकिन बेस की तैयारी कोई करके ध्यान देता नहीं, इसी नाते समस्या है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। योग रूढ़ शब्द या इसी को हम कहते हैं समास रूढ़ शब्द। समास रूढ़ शब्द, इसकी परिभाषा है भाषा के वे शब्द जो सामान्य अर्थ नहीं देते हैं, वह देते हैं कौन सा अर्थ? विशेष अर्थ। सामान्य का मतलब कि वह केवल अपने सामान्य अवस्थाओं में न रहकर विशेष अवस्थाओं में हो जाए, तो वही कहा गया कि भाषा के वे शब्द जो समान अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हैं। यहाँ नोट करेंगे, भाषा के वे शब्द जो सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ देते हों, विशेष अर्थ देते हों, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द, उन्हें हम योग रूढ़ शब्द या ब्रैकेट में लिख देंगे समास रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? समास रूढ़ शब्द कहते हैं। कैसे कहते हैं? देखिए, कहते हैं जैसे आपने शब्द लिखा पंकज, पढ़ते हैं ना, तो पंकज आपने लिखा, तो अब पंकज को आप विशेष अर्थ के रूप में परिवर्तित करें, तो पंकज मतलब पंक माने कीचड़, पंक माने कीचड़, ज माने उत्पन्न होना, ज माने उत्पन्न होना, तो कीचड़ में उत्पन्न अर्थात कमल, है ना? विशेष अर्थ दिया कि नहीं दिया? चारपाई, चार पांव हों जिनके, चार पांव हों जिनके, अर्थात खाट को चारपाई कहा गया है। आप ग्रामीण शब्दों में खाट कहते हैं ना, तो खाट को चारपाई कहते हैं, वो बिगड़ा हुआ रूप है। फिर आपने शब्द पढ़ा दशानन, क्या पढ़े? दशानन, तो 10 मुख वाले, 10 मुख वाले अर्थात महाराज रावण। आई बात समझ में? तो ऐसे विभिन्न अर्थ देने वाले जो शब्द हुए, विशेष अर्थ न दे, सामान्य अर्थ न देकर विशेष अर्थ दे रहे हों। जैसे आप शब्द पढ़ते हैं नीलांबर, पीतांबर, चक्रधर, लंबोदर, है ना? बहुब्रीहि समास का जितना शब्द है वह इस खंड में आ जाएगा, क्योंकि वो क्या दे रहे हैं? ये सामान्य अर्थ नहीं दे रहे हैं, सब क्या दे रहे हैं? विशेष अर्थ। तो विशेष अर्थ देने वाला ही शब्द इसमें स्वीकार किया गया है। यह रचना के आधार पर 3 खंड में है। योग रूढ़, सबसे पहले रूढ़ बताए, फिर योग यौगिक बताए, फिर योग रूढ़ बताए। इसके बाद आप चलते हैं इसमें तीसरे खंड में। तीसरा खंड आपका है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अब हरदेव बाहरी की पुस्तक पढ़े हैं, एक पॉइंट आ रहा है इसमें, आप बताइए। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण। देखिए, आप पढ़ते हैं
कि 4 प्रकार के शब्द इस वर्गीकरण के आधार पर होता है ना। तो 4 प्रकार का पहले शब्द लिखेंगे और 4 प्रकार के शब्द में सबसे पहला शब्द है एकार्थी शब्द। क्या है? एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द के बाद आप यहाँ लिखेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द के बाद आप तीसरे खंड में लिखेंगे पर्यायवाची। आप लिख समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द। और चौथा खंड है विलोम शब्द। ये 4 खंड हैं। इसमें इनके साथ शब्दों में आप पढ़े होंगे अभिधा, व्यंजना और लक्षणा का नाम सुने हैं। इनके साथ जोड़ा गया है अभिधा, इनके साथ जोड़ा गया है व्यंजना और इनके साथ जोड़ दिया गया है लक्षणा। ठीक। तो ये तीनों चीज़ें क्या हैं? ये पुरानी पुस्तकों में मिल रही हैं और मिलती हैं और उसी बुक में है जिसको आप पढ़े हैं। लेकिन अगर कुछ पढ़े हैं तो इसी नाते कहे हैं कि इस बातों पर थोड़ा सा चर्चा हो जाए तो बेहतर रहेगा कि इसको आप क्या कहें। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा क्या है बताएंगे? एकार्थी अनेकार्थी तो आप बता देंगे, सभी लोग बता देंगे, लेकिन इसमें अभिधा, व्यंजना और लक्षणा क्या है? दूसरा नाम है। खोज रहे हैं क्या? किताब में मिल जाएगा। देखिए, अभिधा, व्यंजना, लक्षणा इन शब्दों की पहचान के आधार हैं। बात समझ गए? जैसे अभिधा है तो अभिधा में अगर एकार्थी शब्द है तो एकार्थी शब्द का वह क्या मूल रूप है उसको बताता है। तो बताता यह है कि अगर एक रूप है तो एक रूप में प्रथम खंड अभिधा के अंतर्गत आएगा कि एकार्थी शब्द क्या है? अभिधा है। व्यंजना, व्यंजना में अनेकार्थी और पर्यायवाची मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? कि व्यंजना में अनेकार्थी और पर्यायवाची का समरूप यह है कि यह अनेक रूपों में अनेक अर्थ देता है और यह अनेक रूपों में एक अर्थ देता है। और व्यंजन माने अक्षर होता है, उनके अक्षरों की पहचान से जो सार्थक शब्द बनते हैं वह इसमें अनेक रूपों में अनेक अर्थ देने लगते हैं और इसमें अनेक रूपों में एक अर्थ देते हैं। तो ये दूसरा इसका प्रारूप पहचानता है जो कहलाता है व्यंजना। तीसरा खंड है विलोम शब्द। तो ये लक्षणा में आ जाता है कि ये लक्षण की रूपरेखा को प्रदर्शित करता है कि अगर विलोम है तो विपरीत अर्थ देने वाला शब्द है। तो ये तीनों व्यंजन खंडों से, किससे? व्यंजन खंडों से बना करके नहीं, बने हुए खंडों से एक अलग अतिशयोक्ति का नाम जानते हैं ना। अतिशयोक्ति चीज है जो इन शब्दों को भ्रमित करती है। अगर कहीं मिल जाएगा तो सीधे आप जवाब देंगे कि एकार्थी अभिधा का एक अंग है, अनेकार्थी और पर्यायवाची व्यंजना का एक अंग है और विलोम शब्द लक्षणा का अंग है। ठीक है। और जो प्रारूप आपके सामने पाए जाते हैं कि इनके क्या मूल पहचान है तो इसको तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन सबसे पहले इस पर ये चर्चाएं हो जाती हैं। तो आते हैं एकार्थी शब्द पर। एकार्थी शब्द की परिभाषा होती है कि भाषा के वे शब्द जो केवल क्या करते हैं? एक अर्थ देते हों। भाषा के वे शब्द जो केवल एक अर्थ देते हों उन्हें कहते हैं एकार्थी शब्द। क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द। जैसे आपने शब्द का नाम पढ़ा लोहा, है ना। लोहा के बाद आपने पढ़ा पुस्तक, पुस्तक के बाद आपने पढ़ा रोटी, रोटी के बाद आपने पढ़ा कपड़ा, कपड़ा के बाद आपने पढ़ा कुत्ता आदि। ये शब्द लिखे जा रहे हैं तो क्या ये बता रहे हैं कि इनके एक ही अर्थ बन सकते हैं? देखिए, जैसे लोहा लिखा गया तो लोहे से बनी हुई किसी भी वस्तु का नाम पढ़ेंगे, लेकिन जब पूछा जाएगा किससे बना तो क्या बताएंगे? लोहा।
तो इसका नाम नहीं बदल रहा है, तो ये इसकी पहचान का आधार है कि क्या अर्थ दे रहा है, एक अर्थ। पुस्तक, कोई भी पुराण वेद ग्रंथ हो, लेकिन उसका एक वास्तविक रूप क्या है कि वो पुस्तक है। तो इस लक्षण के आधार पर यह अर्थ दर्शा रहे हैं कि ये क्या कहलाते हैं, एकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेकार्थी में चल जाएंगे तो यहाँ भिन्नता मिलेगी। भाषा के वे शब्द जो अनेक रूपों में अनेक अर्थ देते हैं, क्या देते हैं, अनेक अर्थ देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अनेकार्थी शब्द। जैसे आपने पढ़ा कर, है ना, कर के बाद आपने पढ़ा उत्तर, उत्तर के बाद आपने पढ़ा कनक, कनक के बाद अंक, अंक के बाद आपने पढ़ा पत्र। तो सब एक एक शब्द अभी लिखे गए। अब अगर अनेक रूप में यह अनेक अर्थ नहीं दे रहे हैं तो अनेकार्थी नहीं हुए, लेकिन अनेक रूप में अनेक अर्थ दे देंगे तो अनेकार्थी हो गए। कर माने आप पढ़ते हैं लगान, जिसको मालगुजारी कहते हैं, टैक्स। कर माने लगान हो गया, कर माने हाथ हो गया, कर माने फिर आप पढ़ते हैं हाथी का सूंड, कर माने सूंड हो गया। और कर माने किरण भी होता है, कर माने किरण। तो अब आदि इस खंड के शब्द निकले तो अभी अनेक अर्थ में हुआ कि नहीं हुआ, एक ही शब्द है लेकिन कई अर्थ लिख रहे हैं, तो अनेकार्थी कहलाया। उत्तर पर चले, उत्तर, हाँ बोलिए, उत्तर माने जवाब दिया, उत्तर माने उत्तर दिशा हो गया। और उत्तर माने बाद में भी होता है, उत्तर माने बाद में भी होता है। तो अब आदि खंड में आ गए तो यह आपका हो गया अनेकार्थी शब्द। फिर आप कनक शब्द का नाम लिए, कनक माने सोना होता है, कनक का दूसरा अर्थ है धतूरा। फिर कनक का अर्थ है आप पढ़ेंगे तो कनक माने गेहूं होता है। और कनक का तीसरा अर्थ पर, तीसरे अर्थ के बाद चौथा पढ़ेंगे तो कनक माने खजूर होता है, ठीक है। और कनक एक पलाश का पुष्प होता है, इसको भी कहते हैं कनक। क्या कहते हैं, कनक। तो आदि खंड के नाम से इसको भी जाना गया। फिर आप अंक में आए, अंक का भी अनेक अर्थ है, गिनती का अंक कहते हैं जो है। फिर आप अंक माने गोद भी पढ़ते हैं, और अंक माने भाग्य भी होता है ना। तो कई अर्थ निकले कि नहीं निकले, तो यह भी आपका अनेकार्थी शब्द हो गया। पत्र है तो पत्र माने पत्ता होता है, फिर पत्र माने समाचार पत्र होता है। और फिर पत्र का अर्थ पढ़ेंगे तो समाचार पत्र के बाद चिट्ठी का नाम आप पढ़े हैं ना। तो यानी ये अनेक अर्थ के रूप में दर्शाया गया, तो ये प्रारूप क्या हो गया, अनेकार्थी शब्द। तो आपको एकार्थी हमने बता दिया, अनेकार्थी हमने बता दिया। फिर आप इसमें पढ़ते हैं पर्यायवाची समानार्थी, तो इसमें कोई भिन्नता नहीं, थोड़ा सा अंतर है। तीसरे खंड में पर्यायवाची आब्लिक समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। देखिए बताया जाता है कि वे शब्द जो अनेक रूपों में एक अर्थ देते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और समान अर्थ देने वाला शब्द, समान अर्थ देने वाला शब्द समानार्थी शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है, समानार्थी शब्द कहलाता है।
समानार्थी शब्द कहलाता है। हो गया। अब दोनों में भिन्नता क्या है? पर्यायवाची शब्द का क्षेत्र बड़ा होता है, आपको मालूम होगा पर्यायवाची का क्षेत्र बड़ा होता है, समानार्थी का क्षेत्र सीमित होता है। समानार्थी का क्षेत्र सीमित होता है। हो गया। ये दोनों में अंतर है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे आपने लिखा आकाश, है ना, तो आकाश का जब आपने पर्यायवाची लिखना हुआ तो गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, ऐसे लिखते हैं ना, अंतरिक्ष आदि शब्द लिखते हैं। ख माने भी आकाश होता है, बताए हैं अभी आपको। क्या? तो जब नहीं उस किताब में पढ़े हैं, संस्कृत का है, हिंदी में रूपांतरित कर लिया गया, समझ गए ना। तो जैसे प्रायः हर शब्द नहीं आते हैं, जैसे दिनेश किसी का नाम है तो दिनेश हर जगह नहीं लिखा जाता है, दिनेश माने सूर्य होता है। मित्र शब्द है तो मित्र हर जगह प्रचलित शब्द नहीं है, लेकिन मित्र भी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो जो हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आयोग उसको माना है, इसी नाते हम बताए हैं। आप कहीं भी लिख सकते हैं, कोई संदेह नहीं, समझ गए। तो इस रूप में जब आप लिखे तो ये क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया। और जब आकाश का केवल नाम आपने गगन लिखा तो ये कहीं नाम न लिखे तो यही आपका सीमित हो गया, ये समानार्थी हो गया। यही दोनों में अंतर है। अर्थात जब पुस्तकों को आप पढ़ते हैं तो लास्ट में शब्दार्थ दिए रहते हैं ना, उसे समानार्थी शब्द कहा गया है व्याकरण में। तो इसके एक खंड हुए कि पर्यायवाची और समानार्थी में क्या अंतर है और क्या इसका रूप है, क्या इसका रूप है। चौथा खंड है विलोम शब्द। क्या है? विलोम शब्द। तो विलोम शब्द की परिभाषा होती है, नहीं तो कहने का मतलब ये बाद का रूप है ना, जो प्रचलित पहले शब्द में आए हैं। आप देखिए गगन का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, नभ का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य है तो सूरज आप कहेंगे, सूर्य है तो सूरज आप कहेंगे। तभी आप अभी तत्सम और तद्भव में पढ़े हैं तो सूर्य का सूरज लिखे हैं, जबकि सूर्य दिनेश माने भी होता है, ठीक है, दिनकर माने भी होता है ना। तो जब समानार्थी में आएंगे तो सूर्य का दिनकर हो जाएगा, सूरज नहीं। हाँ हाँ, वही जो है उस रूप में स्वीकार किए गए। विलोम शब्द पर आएंगे तो इसकी परिभाषा है कि भाषा के वे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं। क्या देते हैं? विपरीत अर्थ देते हैं, उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे लाभ है तो लाभ का हानि, जीवन है तो जीवन का मरण, जीवन का मरण, आदि है तो आदि का अंत। हवा का विलोम क्या होगा? निर्वात। हवा का विलोम निर्वात होता है। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत रूप में मिले तो विपरीत अर्थ देने वाला शब्द क्या हुआ? विलोम शब्द। ये चार खंड थे आपके अर्थ के आधार पर, तो चारों हमने आपको बता दिया। एक खंड बच रहा है, बता दे रहे हैं, तब फिर आगे इसको लिखेंगे आप। नोट करें। चौथा है प्रयोग या विकार के आधार पर, ध्यान दीजिए, के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का
वर्गीकरण, है ना। इस खंड में चलेंगे तो इनके आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विकारी शब्द। विकारी शब्द, इसकी परिभाषा होती है वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक का वे शब्द जिनमें लिंग वचन और कारक का प्रयोग होता है उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे अलग खंड से इसको परिवर्तन करेंगे। प्रथम खंड में लिंग, उसके बाद वचन और उसके बाद कारक। यहाँ हमने लिखा और इनके आधार पर परिवर्तन करेंगे। यदि पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का शब्द स्त्रीलिंग के रूप में बदल जाएगा विकारिता के आधार पर। तो लड़का है तो क्या हो जाएगा? लड़की। वचन है तो एक वचन का शब्द रहेगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? बहुवचन। यहाँ आपने लिखा जैसे लड़का, तो लड़का एक वचन का शब्द है, लड़के बहुवचन। आई बात समझ में? फिर इसके बाद आप कारक के अनुसार चलेंगे तो कर्ता कारक का शब्द है तो कर्म कारक के रूप में बदल जाएगा। यदि आपने लिखा मोहन ने, है ना, कारक चिन्ह साथ में लगेगा तो मोहन ने लिखा गया तो कर्ता कारक हो गया, और मोहन को लिखा गया तो एक कर्म कारक के विधान में आ गया। ठीक। तो लिंग वचन कारक के अनुसार विकारी शब्द में परिवर्तन होता है। दूसरा खंड इसमें है अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का एक दूसरा नाम अव्यय भी है। ठीक। इसकी परिभाषा जब हम लिखेंगे तो इसमें बताया जाता है जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार, जिनमें लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे आप लिखते हैं धीरे धीरे, बोलते हैं ना, धीरे धीरे के बाद आप लिखते हैं जल्दी जल्दी, आज कल, अलग अलग लिखते हैं ना, इधर उधर। ये जितने खंड के शब्द हुए इनमें कोई परिवर्तन का मानक नहीं है। ये क्या कहलाया? अविकारी शब्द, या इसी का दूसरा नाम है अव्यय। ठीक। इसका एक अलग चैप्टर भी आपको पढ़ाया जाता है, विकारी अविकारी खंड, जिसमें आप संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ते हैं। तो इस तरह से चैप्टर आपका समाप्त हुआ। फिर इसको लिखवाना पड़ेगा, लेकिन समझ लिए आप, कहीं कोई संदेह नहीं हुआ। और जो भी बातें आप हैं तभी आप पूर्ण रूप से जान पाएंगे जब इसको तैयार करेंगे। बात समझ गए ना?